आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट 177S के बारे में। प्रोडक्ट 177S को लेकर फिर से एक बार ऐसी रिपोर्ट आनी शुरू हुई है जहां पर अब इसे सुखोई 30 MKI प्रोग्राम से जोड़कर देखा जाने लगा है। लेकिन इस बार ये चीजें रशियन मीडिया के हवाले से नहीं आ रही है, बल्कि रिपोर्ट्स में इंगित किया जा रहा है कि भारत ने खुद अब इस पे अपना इंटरेस्ट व्यक्त किया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हमारे लिए ये पॉसिबल है कि हम इस इंजन को कंसिडर कर सकते हैं और इसमें क्या बेनिफिट मिलेंगे, इसकी क्या खूबियां हैं जो इसको AL41 से अलग बनाती हैं, और क्यों भारत AL41 के जगह प्रोडक्ट 177S को चुन रहा है। इसके अलावा इसमें क्या लिमिटेशंस हैं और क्या चैलेंजेस होंगे अगर भारत इसको एक्वायर करने का प्रयास करता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आपको प्रोडक्ट 177S से जुड़ी लगभग हर क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो बने रहिए वीडियो में। देखिए, प्रोडक्ट 177S की जब हम बात करते हैं तो इसका सबसे पहला जो जिक्र हमारे सामने हुआ था वो था एरो इंडिया 2025। जी हाँ, एरो इंडिया 2025 में रूस के तरफ से उनका ये जो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट इंजन है, जो कि इसके लिए प्रोडक्ट 177S है, इसको अनवील किया गया था, जिसको यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन की तरफ से बनाया जाता है, जो कि रोस्टेक के अंतर्गत आती है। अब इस इंजन को लेकर काफ़ी हाइप क्रिएट करी गई थी, जहां पर कहा गया था कि इस इंजन में जो फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ है, यानी फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ जो AL51 के लिए डेवलप करी गई हैं, वो यहाँ पर यूज़ करी गई हैं। और रशिया ने ये जो इंजन है, ये मुख्य तौर पर भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को ध्यान में रखकर ऑफर किया था और कहा था कि अगर भारत अभी भी एमका के लिए इंजन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहा है तो प्रोडक्ट 177S उनके लिए सबसे बेहतरीन होने वाला है। और यही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि ये इंजन ना सिर्फ एमका को पावर करने की क्षमता रखता है, बल्कि भारत चाहे तो इसको सुखोई 30 MKI में अपग्रेड के माध्यम से इंटीग्रेट कर सकता है। इसका थ्रस्ट लेवल भी अब तक के दूसरे रशियन इंजन की तुलना में जो भारत को ऑफर किए गए थे सबसे ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि इसको अपग्रेड में अगर यूज़ करता है भारत, तो भारत को लंबे समय तक फिर दूसरे इंजन्स के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सुखोई 30 MKI की बात करें, जिसके परिप्रेक्ष्य में अब रिपोर्ट सामने आई है, तो आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों से सुपर सुखोई को लेकर जो रिपोर्ट्स हैं फिर से आनी शुरू हुई हैं, जहां पर अपग्रेड की प्रक्रिया अब चरणबद्ध तरीके से शुरू होती नजर आ रही है। सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना की बैकबोन है और भारत 200 से ज़्यादा की संख्या में इन जेट्स को ऑपरेट करता है। अभी तक इन जेट्स को पावर करने के लिए भारत रशियन AL31FP इंजन का यूज़ करता रहा है। और अगर हम बात करें AL31 की और प्रोडक्ट 177S की, तो इनमें एक चीज़ तो है जो भारत के पक्ष में है। आमतौर पर जब हम इंजन स्वैपिंग की बात करते हैं तो हमारे सामने ये कंसर्न रहता है कि जब हम नए इंजन को लाएंगे तो उसके डायमेंशंस अलग हो सकते हैं, उसके वेट अलग हो सकते हैं, और उसको इंटीग्रेट करने के बाद हमें एक लेंदी टेस्टिंग और वैलिडेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तभी हम उसको सक्सेसफुली यूज़ कर पाएंगे। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर नहीं है। रिपोर्ट्स इंगित करती हैं कि AL31 और इसके लिए प्रोडक्ट 177S में जो आइडेंटिकल वेट और डायमेंशन है, ये भारत को काफ़ी मदद करेगा। यानी कि ये इंजन फुल्ली इंटरचेंजेबल है बिना किसी स्ट्रक्चरल चेंज के, यानी एयरक्राफ्ट में बिना किसी व्यापक बदलाव के इस इंजन को यूज़ किया जा सकता है। और ये एक क्रूशल फैक्टर है, और इसके इंटीग्रेशन को लेकर रूस खुद ये कहता है कि कॉस्ट इफेक्टिव इंटीग्रेशन होने वाला है भारत के लिए, अगर भारत इसको सेलेक्ट करता है। हालांकि सिमिलरिटीज़ यहीं पे ख़त्म नहीं होती हैं। वो चीज़ जो प्रोडक्ट 177S को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है वो है इसका थ्रस्ट आउटपुट। अगर आप AL31FP की बात करते हैं तो AL31 जो है वो मैक्सिमम थ्रस्ट 12,500 किलोग्राम का जनरेट करता है, जो कि एक मैक्सिमम कॉम्बैट थ्रस्ट है इस इंजन का। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट 177S की बात करते हैं तो इसका जो हायर थ्रस्ट आउटपुट होने वाला है ये 14,500 किलोग्राम का होने वाला है। यानी कि जो थ्रस्ट वेट रेशियो है ये भी काफ़ी इम्प्रूव होगा। जैसे कि AL31FP का जो थ्रस्ट वेट रेशियो है ये 8.2:1 है, तो वहीं प्रोडक्ट 177S का 9.5:1 का होने वाला है। एडिशनली इस इंजन की जो सर्विस लाइफ है वो भी 6,000 घंटे की होने वाली है, यानी कि तकरीबन AL31 की तुलना में 3 गुना ज़्यादा। और ये सबसे खास चीज़ तो ये है कि इतना पावरफुल होने के बाद भी जो फ्यूल कंजम्पशन है उसको काफ़ी लिमिट करता है, और इसमें लो फ्यूल कंजम्पशन हमें देखने को मिलता है, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट और सर्विस कॉस्ट हमें देखने को मिल जाती है, जो कि भारत के पक्ष में नज़र आता है। एक और स्टैंडर्ड फीचर है जिसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और वो है 177S में यूज़ किए जाने वाली स्टेल्थ टेक्नोलॉजी।
जी हाँ, प्रोडक्ट 177 में हमें स्टेल्थ ट्रीटेड थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल नोजल्स देखने को मिलती हैं, जिनके चलते जो इसका इंफ्रारेड और रेडार सिग्नेचर है वो काफ़ी कम हो जाता है और ये इसे एडिशनल सर्वाइवलिटी ऑफर करती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप AL-31 को देखेंगे तो उसका जो रेडार क्रॉस सेक्शन है, रेडार सिग्नेचर है, वो काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि स्टेल्थ ट्रीटेड जो थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल कंट्रोल है ये हमें देखने को मिलता है, तो इसके चलते जो इंफ्रारेड और रेडार सिग्नेचर है वो काफ़ी कम हो जाता है। और पिछले कुछ वर्षों से भारतीय वायुसेना लगातार अपने सुखोई 30 MKI के इंजन को लेकर एक तरीके से आप कह सकते हैं कंफ्यूज है। कभी रिपोर्ट्स आती हैं कि भारतीय वायुसेना AL-31 को रिटेन करने वाली है, कभी रिपोर्ट्स आती हैं कि भारतीय वायुसेना AL-41 को सेलेक्ट कर रही है सुखोई 30 MKI के लिए, लेकिन यहाँ पर अभी कोई आम सहमति बन नहीं पाई है। अब अगर आप AL-41 को लेकर चलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ AL-31 का एक इम्प्रूव्ड वेरिएंट है, जो कि 16% ज़्यादा थ्रस्ट जो है वो जनरेट करता है। और इंडियन एयरफोर्स शुरुआत में तो इसके जो बेनिफिट हैं उनसे कन्विंस थी, लेकिन बीतते समय के साथ भारतीय वायुसेना का जो इंटरेस्ट है वो फेड होने लगा था। अब यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा यहाँ पर मेजर चेंज नहीं हुआ था जिसको भारतीय वायुसेना ऑप्ट करे, क्योंकि भारतीय वायुसेना चाहती थी कि अगर वो इंजन सेलेक्ट कर रहा है तो उसमें कोई सब्सटेंशियल जनरेशन लीप तो होनी चाहिए जो कि उनके पक्ष में हो, और वो चीज़ जाहिर सी बात है कि AL-41 में नहीं थी, क्योंकि वो AL-31 सीरीज़ का ही एक इवोल्यूशन था। और इसीलिए भारतीय वायुसेना को नहीं लगा कि ये उनके इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई कर सकता है, और यही कारण है कि आज तक AL-41 को लेकर भारतीय वायुसेना ने कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं करी है। लेकिन ये चीज़ें हमें प्रोडक्ट 177S के साथ देखने को नहीं मिल रही हैं। ये तो हमने बात करी कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो भारत के पक्ष में हैं और क्या-क्या मिल सकती हैं। अब आइए बात कर लेते हैं उन चैलेंजेस के बारे में जो कि हमें इस नए इंजन के साथ देखने को मिल सकते हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना सुखोई को तकरीबन 2050 तक ऑपरेट करने वाली है, और ऐसे में जाहिर-सी बात है कि हमें नए इंजन अगर मिल जाते हैं तो ये उसकी सर्विस लाइफ को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। लेकिन इस मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि अभी ये प्रोडक्ट 177S ऑपरेशनली रेडी ही नहीं है। रशिया इस समय अपने कोई मेजर ऐसा डोमेस्टिक प्रोग्राम नहीं है जहां पर इनको एब्जॉर्ब कर सके या बड़े नंबर में इनको बना सके। यानी यहाँ पर एक डाउट क्रिएट होता है कि इसकी प्रोडक्शन स्केल और मैच्योरिटी कैसी होगी। कुछ रिपोर्ट तो ये भी कहती हैं कि रशिया इस समय पोटेंशियल बायर की तलाश में है जिनके साथ ये इस इंजन को को फंड कर सके और को डेवलप कर सके, और पर्टिकुलरली भारत को वो एक पोटेंशियल बायर के तौर पर देख रहा है। और अभी रिपोर्ट्स की जहां तक बात रही, जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी कोई जो नियर टर्म रशियन डिप्लॉयमेंट है इस इंजन का वो दिखता नजर नहीं आ रहा है। यानी कि ये इंजन कब तक ऑपरेशनली अवेलेबल होगा इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। रिपोर्ट्स इंगित करती हैं कि अगर भारत इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेता है तो भारत को इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी निसंदेह दी जाएंगी और ये इंजन आपको भारत में ही बनते नजर आएंगे। रशिया ने तो ये क्लेम कर दिया है कि अगर भारत इस प्रोग्राम को ज्वाइन करता है तो रिकॉर्ड समय में ये इंजन भारत को मिलेगा, और इतना फास्ट जो डेवलपमेंट है ये इतिहास में देखने को नहीं मिला होगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या हमें एक ऐसे जगह तीर मारना चाहिए जहां पर हमें लक्ष्य का ही पता नहीं है, क्योंकि ऐसे इन्वेस्टमेंट एक बार पहले भी हम लोग कर चुके हैं FGFA में, और उस दौरान भी हमें भागना पड़ा था। लेकिन वो सिनेरियो अलग था, ये सिनेरियो अलग था। आपको क्या लगता है, भारत को सुपर सुखोई के लिए इस इंजन को कंसीडर करना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।